हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और हम पढ़ रहे थे सोडांगी कॉमिक्स। और अब चलिए शुरू करते हैं सोडांगी कॉमिक्स का पार्ट थर्ड, जो कि इसका फिनाले पार्ट है कि कैसे अब नागराज ध्रुव दुनिया को बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जोनाथन इस वक्त सीएनएन की टीम के साथ कहीं और था। हेलो, कौन? हाँ नागराज, बहुत जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। किस काम में इतने बिजी हो दोस्त? अरे मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिस्र में हूँ। कुछ ही देर में राष्ट्रपति अमेरिका की सत्ता और न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल सामग्री सोडांगी के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। और इस काम में पूरी अमेरिकी जनता 100% हमारे साथ है। जल्दी बताओ कि तुमने फ़ोन किस लिए किया था? ऐसे ही जोनाथन, हालचाल पूछने के लिए। ठीक है जोनाथन, बाद में बात करते हैं। खतरा बहुत बढ़ गया है नागराज, अमेरिका तक ने घुटने टेक दिए। आओ चलकर देखते हैं ध्रुव, शायद ये खबर सही ना हो, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? कर्णवशी तो हमको देखते ही मार डालने की कोशिश करेगा, और फिर हम कर्णवशी के जाल में से सोडांगी को कैसे मुक्त करेंगे? हम सोडांगी के वफादार बन जाएंगे ध्रुव। सिर्फ हम या तुम ही जानते हैं कि सोडांगी के राजदंड का असर हम पर नहीं हुआ है। यह बात कोई और नहीं जानता। सही कहा नागराज, चलो जय सामागी सोडांगी की। खबर सही थी सामागी सोडांगी। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश की जनता की तरफ से आप अमेरिका का शासन और उसके सारे हथियार आपके सुपुर्द करता हूँ। स्वीकार करो सोडांगी। कर्णवशी के हाथों में पूरी दुनिया को कई बार नष्ट करने से लायक शक्ति आ गई है, पर एक बात समझ नहीं आई नागराज, सोडांगी के राजदंड ने कर्णवशी को अपना गुलाम क्यों नहीं बनाया? कर्णवशी के वशीकरण जाल में जो एक बार फंस जाता है, वह किसी और की शक्ति का प्रयोग करके उसको कर्णवशी के को वश में नहीं कर सकता। फिर तो एक ही रास्ता है, सोडांगी के पास चलना होगा। तुम उसके दिमाग पर छाए वशीकरण को दूर करने की कोशिश करो, और मैं उसके हाथ से राजदंड को छीनने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है ध्रुव। आओ सोडांगी का जयकारा लगाते हुए हम सोडांगी के पास आराम से पहुंच जाएंगे। सामगी की जय हो, सोडांगी की जय हो। नागराज और ध्रुव भी, अरे वाह, ये तो मेरी दुनिया जीतने से ही बड़ी जीत है। आखिर राजदंड की शक्ति के सामने इनको भी घुटने टेकने पड़े। आने दो। कहो क्या चाहते हो नागराज? सामगी का आदेश चाहते हैं। अब तो यही बताएगी कि हमको क्या करना है। हमको तो बस सामगी सोडांगी की सेवा में अपना जीवन बताना है। ध्रुव राजदंड छीनने की मौके की तलाश में था, और वह मौका नागराज उसको देने ही वाला था। आज तक हमको दिशा दिखाने वाला कोई नहीं था सामगी। मैं बात करने के साथ ही अपने सम्मोहन के जरिए सोडांगी के दिमाग में पहुंच रहा हूँ, और कर्णवशी के वशीकरण को धीरे धीरे तोड़ रहा हूँ। लेकिन अब आप मुझको मिल गई हो, अब जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरा सम्मोहन असर कर रहा है, सोडांगी का दिमाग धीरे धीरे इसके वश में आता जा रहा है। नागराज सफलता चंद पलों की दूरी पर थे, लेकिन सोडांगी सामगी, सोडांगी दूर रहिए इससे। नागराज और ध्रुव गद्दार हैं, ये आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी तक आपके स्वामी भक्त नहीं बने। वैताचार्य ये झूठ नहीं बोल सकता। यानी किसी अनजान कारण से नागराज ध्रुव पर राजदंड का जादू नहीं चल सका है। ये मेरा सारा खेल बिगाड़ सकते हैं, इनको तो मरना ही होगा। सोडांगी, इन दोनों को खत्म करने का आदेश दो। खत्म कर दो नागराज ध्रुव को। मौके पर मौजूद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के जवान अत्याधुनिक हथियार गरजा उठे। इतना आसान नहीं है नागराज को मार पाना। गोलियों के बौछार ने नागराज का सही झेल गया, और हथियारों को नागराज के सर पर ले उड़े। और रही सही कसर ध्रुव ने पूरी कर दी। हमको यहाँ से निकलना होगा नागराज, हमको योजना बनाने के लिए समय चाहिए। बात तो ठीक है ध्रुव, पर चारों तरफ से घिरे हुए, जहाँ भी जाएंगे हमारा पीछा करेंगे। इसका भी हल है मेरे पास। स्टार लाइने ध्रुव पर छत पर पड़ी कनात को नागराज ध्रुव के ऊपर ला गिरा। ये दोनों अपने आप ही जाल में फंस गए, अब ये बच नहीं सकते। गोलियों के बौछार से कनाटी में जाली में बदल डालो। पर यहाँ पर तो अब इन दोनों की लाशें मेरे पास लेके आओ। पर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, असंभव, ये कैसे जादू है? इन दोनों को आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई। उनको ज़मीन निकल गई थी। गुड आइडिया ध्रुव। ऐसे ज़मीन में नीचे आने पर किसी को भी ये अनुमान नहीं लगा पाया हम किस दिशा में गए हैं। वो तो ये भी अनुमान मुश्किल से लगा पाएंगे कि हम ज़मीन में सुरंग खोद कर भागे हैं, क्योंकि तुम्हारे सर्पों ने सुरंग के मुंह से फिर मिट्टी भरकर समतल कर दिया था। अब फिलहाल हमको कुछ देर के लिए कोई परेशान नहीं करेगा। अब बताओ हम दुनिया को कर्णवशी के हाथों से कैसे बचा सकते हैं? दो ही तरीके हैं, या तो सोडांगी के हाथों से राजदंड छीना जाए, या फिर सोडांगी को कर्णवशी के सम्मोहन से मुक्त कराया जाए। पर इन दोनों में से एक भी काम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। कर्णवशी खतरे को भाप रहा था। नागराज ध्रुव मुझ पर दूसरा बार भी जल्दी करेंगे, इससे पहले कि मुझको उन्हें बेबस करना होगा, और यह काम करने का तरीका भी मुझे पता है। सोडांगी, और कुछ पल बाद, अरे तुमको ये क्या हो रहा है नागराज?
एकाएक मेरा शरीर पर मेरा वश नहीं है ध्रुव। लगता है जैसे मेरे शरीर के सर्पों ने मेरे शरीर का कंट्रोल ले लिया है। ये जरूर सोडंगी के राजदंड का असर है। अब तुम्हारे सर्प भी उसकी बात मानने के लिए मजबूर हैं। ये काम उन सर्पों का नहीं है ध्रुव जो मेरे शरीर में पैदा होते हैं। वे मेरे शरीर का ही हिस्सा हैं और सोडांगी के वचन के कारण राजदंड का असर उन पर नहीं हो सकता। ये काम उन इच्छाधारी सर्पों का है जो मेरे शरीर से पैदा तो नहीं हुए लेकिन मेरे शरीर में ही वास करते हैं। चूँकि ये राजदंड के वश में है इसलिए मैं इनको शरीर से बाहर निकलने का खतरा मोल नहीं ले सकता। यानी तुम अपने हाथों से पढ़ने के लिए मजबूर हो। अगर तुमको बचाना है तुमको कर्णवशी की शरण में जाना होगा। उसका मौका शायद ना मिले ध्रुव, वरना ये क्योंकि ये सर्प मेरी गर्दन और मेरी हड्डियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तभी ओहो तुम्हारे वार ने दीवार में बड़ा छेद कर दिया है और यहाँ से पानी तेजी से अंदर आ रहा है। खोदते खोदते समुद्र तक आ गए हैं। अब तो समुद्र में ही जाना पड़ेगा क्योंकि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। पानी में पहुँचते ही ध्रुव और नागराज के हाथ तेज चलने शुरू हुए और ये दोनों अब गूंगे बहनों की तरह भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे। ये तो भराई के रूप में भराई मिल गई। अब तुम उन सांपों को आराम से अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हो जो तुमको परेशान कर रहे थे। सही कहा ध्रुव, इनमें से कोई भी सांप पानी में सांस नहीं ले सकता। नागराज के शरीर से छड़ाई सर्पों के बाढ़ सी निकलकर होश खोने लगी। ये क्या कर रहे हो वो नागराज? ये तो पानी में वैसे ही बेहोश हो जाएंगे, फिर इनको घूसा मारकर बेहोश करने की जरूरत है। मैं इनको वार करके सतह पर भेज रहा हूँ ताकि पानी के अंदर ये बेहोशी की अवस्था में दम घुट कर ना मर जाएं, क्योंकि अब मेरा भी उनके जैसा हाल हो रहा है। पानी के अंदर मेरा दम घुट रहा है। मैं तुम्हारी तरह पानी में सांस नहीं ले सकता, पर इस वक्त मेरा सतह पर जाना खतरनाक हो सकता है। सेना के सैकड़ों हेलीकॉप्टर इस वक्त हमारी तलाश में इस इलाके का चप्पा चप्पा छानने हैं। हेलीकॉप्टर कुछ देर तक सांस रोके रखो नागराज। में भी आया कोशिश जरूर करूंगा ध्रुव, गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन ध्रुव वादे के मुताबिक 1 मिनट से पहले वापस आ गया और उसके पास दम घुटने वाला इलाज भी था। कमाल है ध्रुव, तुमने तो गजब का आइडिया लगाया। लेकिन हवा से भरा टायर तुम समुद्र में आया कहाँ से? आराम से सांस लो नागराज, अपना ही माल है ये। हेलीकॉप्टर नाम से मुझे याद आ गया कि अपना स्टार हेलीकॉप्टर इस इलाके में गिरा था। बस जाकर उसी का टायर निकाल लाया। अब बताओ आगे क्या? आहा, उम्फ, माफ़ करना ध्रुव और नागराज, लेकिन ये पता चलने के बाद तुम लोग संभागी सोडंगी के खिलाफत कर रहे हो। मुझे तुमसे अपनी मित्रता तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। समुद्र तल पर बसी देवों की नगरी स्वर्ण नगरी का योद्धा धनंजय, ये तुम क्या कर रहे हो धनंजय? तुम तो देव जाति के हो। तुम राजदंड का आदेश भला कैसे मान सकते हो? अब सोडंगी हमारी सामग्री है, पर बुरा हो हमारे कानूनों का जो मानवों से घुलने मिलने पर प्रतिबंध लगाते हैं। अब जब तक मैं तुम दोनों को सामग्री तक पहुंचाने का रास्ता तलाश न कर लूँ तब तक तुम दोनों मेरे कैदी बनकर रहोगे स्वर्ण नगरी में। ये स्वर्ण नगरी का सबसे सुरक्षित कक्ष है। ये हमारा संगड़ा कक्ष है। तुम इसको कंप्यूटर का रूम भी कह सकते हो। इसमें हम इस ग्रह पर अब तक मौजूद सारी जानकारी भरी हुई है, हमारी भी और मानवों की भी। इसलिए इस कक्ष के आसपास की सभी इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा है कि ना तो यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से आ सकता है ना जा सकता है। किस्मत ने एक बार फिर हमारा साथ दे रही है नागराज। अब तक हमारे पास योजना बनाने वाला कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इस कंप्यूटर में अगर सारी जानकारी भरी है तो हमको क्लियोपेट्रा के राजदंड की शक्ति को नष्ट करने के बारे में जानकारी मिल सकती है। बस एक समस्या ध्रुव यह है कि कंप्यूटर को चलाना या जानकारी हासिल करना ना मुझे आता है ना तुम्हें। बस इसी समस्या को सुलझाना है। वैसे इस समस्या का हल मैं तुम्हारी आंखों में साफ देख रहा हूँ नागराज। मेरी आंखों में वह कैसे? 1 मिनट नागराज, ध्रुव को जो भी करना था जल्दी करना था क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था। मैं सामग्री सोडंगी एक नया आदेश दे रही हूँ। अब से कर्णवशी की आज्ञा को मेरी आज्ञा समझा जाए। कर्णवशी की आज्ञा सामग्री सोडंगी की आज्ञा होगी। अब कर्णवशी दुनिया की सत्ता को अपने हाथों में ले रहा है। अपनी योजना बताओ ध्रुव जल्दी। कर्णवशी वाकई दुनिया पर कहर डालने वाला था। पूरी दुनिया अब मेरे कब्जे में है, सभी मेरे गुलाम हैं। मैं तो बोर हो गया, अब करूँगी तो क्या करूँ? दिल तो बहला नहीं है। पुराने रोमन शासक स्टेडियम में ग्लेडिएटरों की कुश्ती देखते थे। मैं तो 2 देशों की सेनाओं के बीच युद्ध देखूंगा। लड़ाई शुरू करो। मानव इतिहास में पहली बार एक ऐसा युद्ध लड़ा जाता जिसकी दोनों सेनाएं स्वामी भक्त एक ही शासक के प्रति थी। बिना किसी कारण बेगुनाहों का खून बह रहा था और खुशी के मारे कर्णवशिया का खून बढ़ रहा था। हा हा, इतना मजा तो रोमन, मुगल और अंग्रेज महाराजाओं को ने भी मिलकर नहीं किया होगा। लड़ो और लड़ो। इस लड़ाई को सिर्फ भगवान ही रोक सकता था। सर तेरा सिर। सम्राट बोल सम्राट। सॉरी सम्राट। अच्छी खबर है, नागराज को आपके वफादारों ने पकड़ लिया है। क्या सचमुच? युद्ध रुकवा दो तुरंत। क्लियोपेट्रा के मेरा मतलब मेरे महल की तरफ चलो। सूचना भेज दो नागराज को वहीं पर लाया जाए और जल्दी। इसका दूसरा साथी कहाँ है? उसके पास पानी में सांस लेने की शक्ति है, इस कारण वह यहाँ से जाते समय हमारे हाथों से निकल भागा, पर वह भी जल्दी पकड़ा जाएगा। शाबाश। पर तुम लोग कौन हो? हम आपके सेवा के सम्राट, पर हम आपको अपनी पहचान गुप्त रखने दीजिए। हमारे कानून हम अपनी पहचान जाहिर करने की इजाज़त नहीं देते।
अब तुम सम्राट कर्णवशी के सेवक हो, अब तुम्हारा अपना कोई कानून नहीं है, तुम्हारे सारे कानून अब कर्णवशी के आदेश हैं। अपने चेहरे दिखाओ। जो आज्ञा सम्राट। देखिए मेरा चेहरा, मेरा भी, मेरा भी और मेरा भी। ये सभी तो नागराज हैं, इनमें से असली नागराज कौन है? और ये सभी अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, पकड़ो इनको। इनमें से जरूर कोई असली नागराज है। उनमें से वह उन हमशक्लों नागराजों की गड़बड़ी फैलाकर अपना कोई काम साधना चाहता है। इन सबको पकड़ो, पीछा करो इनका। कर्णवशी बिल्कुल सही सोच रहा था। नागराज और ध्रुव को इसी मौके की तलाश थी। महल के दरवाजे पर लगी सिक्योरिटी भी क्लोन नागराजों को पकड़ने के लिए भाग गई है। यही मौका है नागराज, हम महल में घुसते हैं। तुम अपने काम पर लग जाओ, मैं अपने काम पर लग जाता हूँ। तुम्हारा आइडिया काम आ गया ध्रुव। धनंजय को संबोधित करके मैंने इसके कंप्यूटर्स पे भरी जानकारी निकलवा ली। इनकी उन्नत तकनीक की मदद से क्लोन भी बनवा लिया और कर्णवशी के षड्यंत्र को नष्ट करने की योजना भी बना ली। सीधा सा आइडिया नागराज, अगर कर्णवशी का वशीकरण का सहारा लेकर हमारी दोस्त सोडांगी को अपना गुलाम बना सकता है तो हम भी सम्मोहन की मदद से राजदंड के गुलाम धनंजय को अपना गुलाम बना सकते हैं। पर जरा संभल कर ध्रुव, महल में न जाने कौन कौन से खतरे मौजूद हों। नागराज और ध्रुव की योजना दो तरफ से वार करने की थी। जाओ मेरे जासूस सर्पों और इस महल में मौजूद उस गुप्त मकबरे की तलाश करो जहाँ पर क्लियोपेट्रा का शव फिर से जी उठने के इंतजार में पड़ा है। सिर्फ वही सोडांगी के से राजदंड छीन कर कर्णवशी की योजना को ख़त्म कर सकती है। वह सोडांगी की माँ के सर्वदन से मरी थी और मैं वह जहर चूस कर क्लियोपेट्रा को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। लेकिन अगर क्लियोपेट्रा तेरी दया से जी उठी तो वह तेरे आदेश की गुलाम बन जाएगी और क्लियोपेट्रा के शवगृह का रक्षक स्फिंक्स ऐसा कभी नहीं होने देगा। क्लियोपेट्रा अपने आप ही उठेगी और तभी उठेगी जब वह अपने ऊपर चढ़ी देवी आयरिस के शाप की अवधि खत्म हो जाएगी। और जब तक रानी क्लियोपेट्रा का काम सोडांगी के जरिए उसका राजदंड करेगा, पूरी दुनिया पर शासन करने का काम। ये स्फिंक्स तो बड़ा खतरनाक प्राणी है, मैंने सुन रखा है इसको अगर जलाकर राख भी कर दो तो अपनी राख से फिर जी उठता है। खैर इस बात को अभी चेक कर लेते हैं। मेरे धसक सर्प इसके टुकड़े करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। धसक सर्पों ने स्फिंक्स के चीथड़े हवा में उड़ा दिए, लेकिन स्फिंक्स के बारे में जो किंवदंती थी वह 16 आने सच थी। मुझको तू मार नहीं सकता, मुझको कोई नहीं मार सकता, कुछ भी नहीं मार सकता, लेकिन मैं तेरी जान ले सकता हूँ। इसके नाखून तो तलवार की तरह लंबे हो जाते हैं और मुझको कागज़ की शीट की तरह फाड़ फाड़ सकते हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि फाड़ रहे हैं। अब कोई और चारा नहीं है। अब मुझको अपना जहर इसकी रगों में पहुँचाना होगा। खच्चा। नागदंश के विषदंश का हर जीवित प्राणी पर एक ही असर होता है, वह प्राणी आग पर रखी बर्फ़ की तरह पिघल जाता है। लेकिन स्फिंक्स जैसा प्राणी गल कर फिर से खड़ा हो जाता है। मैंने कहा ना, तू मुझे मार नहीं सकता, मैं स्फिंक्स हूँ स्फिंक्स। घप। आहा, एक जासूस सर्प के मानसिक सर्पेद मुझको मिलने हैं। उसने क्लियोपेट्रा के शवगृह को ढूंढ लिया है, लेकिन लगता है मैं भी वहाँ लाश के रूप में ही पहुँच पाऊँगा। ध्रुव के सामने अभी तक ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई थी। आई एम सॉरी धनंजय, मुझको तुमको हिप्नोटाइज करवा के अपनी मदद के लिए मजबूर करना पड़ रहा है, पर इस महल में रहस्यमय शक्तियाँ हैं। मेरे पास उनसे निपटने के लिए नागराज जैसी शक्तियाँ नहीं हैं, इसलिए हो सकता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े। वैसे अगर तुम्हारे कंप्यूटर यानी संगणक की सूचना सही है तो महल के इसी हिस्से में कुछ और चमत्कारी कैनवस रखे हैं जिन पर क्लियोपेट्रा के महल की तस्वीर के रूप में उतार लिया गया था। नागराज का काम क्लियोपेट्रा के जरिए राजदंड हासिल करना है और मेरा काम चमत्कारी कैनवसों को ढूंढकर उन पर महल को फिर से तस्वीर के रूप में उतार लेने का है। हम दोनों में से कोई एक तस्वीर भी सफल हो गया तो कर्णवशी का आतंक समाप्त होने देर नहीं लगेगी। अरे ये तो वही कक्ष है जिसकी हमें तलाश थी। ये ठीक उसी जगह पर है और ये ठीक वही इसकी जानकारी तुम्हारे संगणक ने दी थी। यह कमरा पेपरेस से भरा हुआ है। हर पेपरेस पर कोई ना कोई तस्वीर बनी हुई है। प्राचीन मिस्री कागज़ की जगह पेपरेस का ही प्रयोग करते थे। अब मुझे याद आ रहा है कि जो तस्वीर सोडांगी ने मुझे दी थी वह भी एक मोटे पेपरेस पर बनी थी। अब मुझको बस 2 पेपरेस ढूंढने हैं जिस पर महल की तस्वीर आगे और पीछे से उतारी जा सके। तू पेपरेस के छाल पत्रों को ढूंढ कर भी क्या करेगा? पेपरेस का चित्र बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। पेपरेस पर चित्र अगर कोई उतार सकता है तो सिर्फ कुचा, और कुचा इस कक्ष में बिना निमंत्रण आने वाले हर प्राणी की तस्वीर उतार लेता है। वो मुझे पता होना चाहिए था। पेपरेसों को पाना इतना आसान नहीं होगा। पेपरेस पेड़ की छाल से बना ताड़ पत्र। पर ये क्या कर रहा है, क्या कर सकता है? ये हम पर रंग फेंक कर हमसे होली खेलेगा या हमको ब्रश घोंप कर हमें मारेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता ध्रुव। हमारे संगणक में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसकी शक्तियों के विषय में भी हमें कुछ नहीं पता। अरे मेरे हाथ का रंग गायब हो रहा है। ये तो ब्लैक एंड वाइट में बदल रहा है। यह रंग उसके पेपरिस कैनवस पर उभरता जा रहा है ध्रुव। यानी ये तुमको तस्वीर के रूप में कैनवस पर उस खींच रहा है। जल्दी ही ये तुमको तस्वीर के रूप में
बनकर रह जाओगे। सही समझा तू स्वर्ण मानव। जैसे मैंने क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसके महल को तस्वीर बनाया था, वैसी ही तुझे भी तस्वीर बना दूंगा। वैसे तो मैं इस महल को फिर से तस्वीर में बदल सकता हूँ, पर अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लियोपेट्रा पर छाया देवी आयरिस के शाप की अवधि अब समाप्त होने वाली है। वैसे भी अब रानी क्लियोपेट्रा को महल की ज़रूरत पड़ने वाली है, तस्वीर की नहीं। ओह, पता नहीं चल रहा है कैसे क्या काम कर रहा है। इसको रोको धनंजय, अभी लो ध्रुव। धनंजय का स्वर्ण पाश कुचा की तरफ लपका, लेकिन अगले ही पल स्वर्ण पाश धनंजय के हाथ में गायब होकर पेपरस पर जा छपा। और कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है। खैर, ये सोचने का समय नहीं है धनंजय। कुचा को द्वार बनाकर इसे दुनिया के किसी सुनसान कोने में भेज दो, अभी लो ध्रुव। धनंजय ने द्वार बनाना तो शुरू किया, लेकिन वह द्वार बना नहीं सका, क्योंकि स्वर्ण पाश के साथ साथ धनंजय भी तस्वीर का हिस्सा बन चुका था। ये क्या हो गया? जिसकी चमत्कारी शक्ति का सहारा था, वह खुद ही एक चमत्कारी शक्ति का शिकार बन गया। अब तेरा भी यही हाल होगा, क्योंकि अब तू मेरी उस तस्वीर से लड़ता रह जाएगा और मैं तेरी तस्वीर उतार लूँगा। ओ, छेदों के अंदर से आती सूर्य की किरणें से तस्वीर पढ़ते ही योद्धा तस्वीर से जीवित होकर बाहर आ गया, और ये मेरे शरीर का पूरा रंग धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब मैं उससे लड़ूँ या अपने को तस्वीर बनने से बचाऊँ? मैं चाहूँ तो एक पल में तस्वीर बना दूँ, पर मैं तेरी तस्वीर को ज़रा संभाल संभाल कर बनाना चाहता हूँ, ताकि तू अपने आप को धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ देख सके। नागराज को अपने ही अभियान को बीच में ही रुका हुआ था। हार मान ले नागमानव, मेरे पीछे पीछे लौट जा। यह तेरी आखिरी चेतावनी है। तुझ में अद्भुत शक्तियाँ तो हैं, लेकिन स्फिंक्स से जीत सकने लायक शक्ति नहीं है। नागराज कदम आगे बढ़ाकर पीछे नहीं हटता। ऐसा है तो मैं तुझको कदम हिला हिला के नहीं छोड़ूंगा। पत्थरों की मूर्तियाँ बदल दूंगा तुझको। आहा, इसके हाथ से तो निकलती किरण ने मेरे पैरों को पत्थर में बदल दिया है। अब मेरा पूरा शरीर पत्थर का बनता जा रहा है। यह वार करने के लिए अद्भुत किरणें छोड़ रहा है। नागराज ने वार तो किया, पर पूरा निशाना चूक गया, लेकिन फिर भी स्फिंक्स करा उठा और इसकी किरण भी लुप्त हो गई। ये कैसा चमत्कार है? निशाना कहीं और लगा और ये करा भी उठा। मेरा शरीर भी सामान्य हो रहा है। मेरा वार तो मेरा वार तो इस मूर्ति पर लगा जो शेर के सिर वाला इंसान है। अब समझा, ये मूर्ति स्फिंक्स का आधार रूप है। ये मूर्ति स्फिंक्स का असली शरीर है, जिस पर शेर का सिर लगा है। जब तक ये मूर्ति सुरक्षित है तब तक स्फिंक्स भी अमर है, लेकिन अगर इस मूर्ति को तोड़ दिया जाए तो स्फिंक्स खत्म हो जाएगा। इस मूर्ति का हाथ हवा में उछलते ही खैर तो अभी पता चल जाएगा। स्फिंक्स का हाथ भी हवा में उड़ गया। वो मारा। स्फिंक्स इसलिए अमर था क्योंकि इसका आधा शरीर मूर्ति के रूप में सुरक्षित था, लेकिन अब ये मूर्ति सुरक्षित नहीं रहेगी, ना ही स्फिंक्स। मूर्ति के साथ साथ स्फिंक्स के चीथड़े उड़ गए। अब तो मेरा रास्ता साफ है। क्लियोपेट्रा के शरीर सुरक्षित रह गए शव तक पहुंचने के लिए। इसको मैं अगर जीवन दान दे दूंगा तो ये मेरे आदेश की गुलाम बन जाएगी और दुनिया को इससे कोई खतरा नहीं रहेगा। यह विष के कारण मृत है। अगर मैं इसके विष सही से विष खींच लूँगा तो ये फिर से जी उठेगी। नागराज क्लियोपेट्रा को उठाने की कोशिश कर रहा था और कुचा ध्रुव को गिराने की। मेरा शरीर तेजी से अपना रंग खोता जा रहा है। जल्दी अपने अंग भी खोना शुरू कर दूंगा और अब आखिरकार एक तस्वीर बनकर रह जाऊंगा। और ये क्या, इसका ब्रश चमक रहा है। इसका ब्रश प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है। कहीं यही प्रकाश तो मुझे तस्वीर में नहीं बदल रहा। ये ब्रश मुझे इसके हाथ से गिराना होगा। मैं तो शायद इसके पास ना पहुंच पाऊँ, लेकिन ये योद्धा इसके पास पहुंच सकता है। ये ध्रुव की कुशल कलाबाजी का कमाल था कि उस पर होने वाले वार कुचा पर हो रहे थे। वहाँ मेरा रंग का उड़ना रुक गया, यानी ये कमाल इसके ब्रश से ही हुआ है। तू मुझे काट नहीं सकता लड़के, मेरे हाथ फिर से जुड़ जाएंगे। तब तक मेरे पास थोड़ा समय है। मैं सोडांगी ने बताया था कि महल की तस्वीरों को सूर्य की किरणें जिंदा कर सकती हैं। इस योद्धा को भी सूर्य की किरणों द्वारा जिंदा किया गया, यानी मैं धनंजय को भी सूर्य की किरणों में जीवित कर सकता हूँ। सूर्य की किरणों ने सचमुच धनंजय को फिर से सामान्य बना दिया। धनंजय, तुम इस योद्धा से निपटो, मैं कुचा को देखता हूँ। कुचा के हाथ वापस जुड़ने के लिए ध्रुव उस तक पहुँच चुका था। अब मैं तुम्हारे दोनों हाथों मेरे कब्जे में है। तू बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता कुचा। ध्रुव को यह आभास नहीं था कि लड़ाई को जीतना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये लड़ाई अपनी उम्मीद से ज़्यादा आसान थी। अरे कुचा कहाँ गया? यह तो तस्वीर बन गया, पर कैसे? मैंने तो इसको दूसरी तरफ फेंका था। ओ समझा, यह ब्रश फ्लैश लाइट का काम करता है। यह पारदर्शी कलर बोर्ड लेंस का और यह पेपरस कैनवस फोटो फिल्म का। अच्छा हुआ कि मुझको कुचा से लड़ाई लड़ने की ये जानकारी मिल गई, वरना पेपरस कैनवस मिलने के बाद ही मैं कुछ ना कर पाता। पर अब तक धनंजय इस योद्धा को ठिकाने लगाता है, तब तक मैं पेपरस कैनवस को ढूंढ लेता हूँ।
ध्रुव को मंजिल मिलने वाली थी, लेकिन नागराज को मंजिल मिल चुकी थी। अब हमने सारे नागराजों को मार गिराया, पर सभी नागराज नकली निकले। ओहो, तो असली नागराज ज़रूर महल के अंदर होगा, पर अगर ऐसा है तो वह जिंदा बाहर नहीं आएगा। मैं यहाँ पर हूँ, कर्णवशी, नागराज, और उसके साथ ये कौन है? तो क्लियोपेट्रा लग रही है। ये रानी क्लियोपेट्रा ही है, और इसके सामने आते ही राजदंड अपने आप मेरे हाथों से छूटकर इसके पास जा रहा है। क्लियोपेट्रा फिर से जी उठी है और अब दुनिया की रानी बन चुकी है। नहीं, इस राजदंड को तोड़ दो क्लियोपेट्रा। अब इस दुनिया पूरी जनता का राजा, तानाशाहों और राजाओं का नहीं। मेरा आदेश मानो, क्योंकि मेरे द्वारा जिया गया जीवन दान देने के कारण तुम मेरा आदेश मानने के लिए बाध्य हो। आहा, ये क्या? क्लियोपेट्रा अब किसी गुलाम नहीं है, क्योंकि इस पल से क्लियोपेट्रा के ऊपर छाए देवी आयरिस के शाप की अवधि समाप्त हो चुकी है। ओह, ये क्या? शाप की अवधि को भी इसी वक्त समाप्त होना था। अब तो मैंने इस दुनिया के सामने सोडांगी और कर्णवशी से भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया। नागराज का शरीर इच्छाधारी कणों में बदलकर मुझे इसको रोकना होगा। वह जहर इसके शरीर में वापस पहुँचाना होगा जिससे मैंने इसको मृत किया था। क्लियोपेट्रा के ठीक पीछे यहाँ पहुँचा। अरे वह हरा नागमाना कहाँ गया? मैं यहीं पर हूँ क्लियोपेट्रा, जो तुझको लिया था मैं वापस करने आया हूँ, समझी? पर अब ये विष मुझ पर असर नहीं करेगा। देवी आयरिस का शाप खत्म होने के बाद मेरा शरीर, ये मामूली विष तो क्या, विष का पूरा सागर अपने अंदर समेट सकता है। पर एक बात समझ नहीं आई, तू राजदंड के असर से अब तक कैसे बचा हुआ है? शायद राजदंड की तरफ से किसी ने तुझे अभयदान दे रखा है। पर अब क्लियोपेट्रा तुझे अपना गुलाम बनाने का हुक्म देती है। अब से तू मेरा गुलाम है और तेरा एकमात्र काम है मेरी रक्षा करना। ध्रुव भी अब तक बाहर आ चुका था। कुचा ने सही कहा था, क्लियोपेट्रा पर से शाप का असर हट गया है और उसने नागराज को भी गुलाम बना लिया। अब एक ही रास्ता है, महल को फिर से तस्वीरें बदलने का। थोड़ी देर बाद महल का अगला हिस्सा गायब हो रहा है, पर कैसे? ये काम उस लड़के का, लगता है उसको भी नागमानव की तरह विधान मिला हुआ है। उसके हाथों में कुचा की कुच्ची और रंग पट्ट है। इसको नष्ट कर दो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद इसको मेरे पास लाओ ताकि मैं इसको गुलाम बना सकूं। नागमानव, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ स्वामिनी। उफ, महल का पिछला हुआ हिस्सा भी तस्वीरें बदलना बाकी है। और अब तो धनंजय भी मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि नागराज के सम्मोहन पास में होने के कारण वह मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, उसके खिलाफ नहीं जाएगा। ओह, नागराज ने ब्रश और कलर पेड़ को तोड़ दिया। अब कैनवास पूरे महल की तस्वीर कैसे उतरेगी? और अगर जल्दी ही महल के पिछले हिस्से की तस्वीर नहीं बनी तो ये क्लियोपेट्रा अपना महल फिर से बना लेगी और फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और यही एक लेंस भी मिल जाता तो महल की छाया कैनवास पर बदल लेता। बगैर लेंस के तो छाया का पेपर इस कैनवास पर उतरना नामुमकिन है। यह शायद नहीं है, यह डब्बा जिसमें मैं सारा सामान भर कर लाया था, यहाँ तक आया था। अगर मैं इसमें अपने स्टार ब्लेड से एक छेद कर दूँ तो ये पिन होल कैमरे का काम करेगा। बच्चों द्वारा बनाया जाने वाला कैमरा जिसमें एक छेद दृश्य की स्पष्ट तस्वीर को स्क्रीन पर उतार लेता था। और कैनवस के डिब्बे के पीछे रखते ही माया की महल की छाया कैनवस पर उतर गई और महल का पिछला हिस्सा भी गायब होने लगा। ये क्या? ये नहीं हो सकता। अब मैं अपनी सारी शक्तियाँ के साथ फिर से इस तस्वीर में खिंच जाऊंगी। महल और क्लियोपेट्रा के गायब होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। ओह, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर प्रेसिडेंट। मुझे कर्णवशी के सम्मोहन से आज़ाद कराने के लिए शुक्रिया नागराज। इन तस्वीरों को नष्ट करना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं इनको ऐसे गुप्त स्थान में दफन कर दूंगी जहाँ से इनको ला पाना असंभव है। एक खुले ज्वालामुखी के मुंह के रास्ते इनको लावे में दफन कर दूंगी। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि पूरी दुनिया का शासक बनने के बाद भी मैं तुम दोनों से मात खा जाऊँगा। तुमने इस अभियान की शुरुआत भिखारी के रूप में की थी ना कर्णवशी? अब मैं अपने सम्मोहन द्वारा तुझको भिखारी बना दूंगा। जा कर्णवशी, उम्र भर के लिए भीख मांग कर गुजारा कर। और फिर नागराज के शक्तिशाली सम्मोहन ने अपना कमाल कर दिखाया। ए माई, कुछ पैसे देना, बाबा को दे, 2 दिनों से भूखा है। आगे बढ़ बाबा, हमारे पास छट्टा नहीं है। समाप्त। तो दोस्तों, इस प्रकार ये सोडांगी कॉमिक्स समाप्त हुई। और इस कॉमिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इकलौती ऐसी कॉमिक्स है जिसमें विलेन ने वाकई पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी नागराज ध्रुव ने अपनी दिमाग का प्रयोग करते हुए उस कर्णवशी के प्लान को विफल कर दिया और दुनिया को बचा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे आपसे अब एक अगली कॉमिक्स में, जो आपको नागराज वीसीडी अभी तक आपको मिली हुई थी, रक्षक नागराज भाग 1, 2, 3। अब वो नागराज की आगे वीसीडी आपको नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब उसकी एक कॉमिक्स बन के आई है, रक्षक नागराज। तो मिलेंगे अब आपसे इसकी अगली कॉमिक्स।
रक्षक नागराज में। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।